Hello guys, welcome back to my channel Saurabh Singh Lecture. Today we are studying about dipole moment for BSc फर्स्ट सेमेस्टर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा और हो सकता है कि आप डाइपोल मोमेंट के बारे में पहले से पढ़े हों, आपको डाइपोल मोमेंट आता हो। अगर आपको क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन हो गया और अगर इस क्वेश्चन में आपको इतना पता करने आ गया कि बताओ ये क्वेश्चन आपका जो एक और दो मॉलिक्यूल्स आपको जो दिए हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल में कौन सा आपका पोलर मॉलिक्यूल है और कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बताएंगे। बस आपको बताना होगा कि जो आपको मॉलिक्यूल से दिया जा रहा है, जो आपको कंपाउंड दिया जा रहा है, उसमें कौन सा पोलर और कौन सा नॉन पोलर है। ठीक है, अगर इतना होता होगा और मैं क्वेश्चन दे दूँ आपको, जैसे लिख दिया मैंने क्वेश्चन XeF2 लिख दिया, XeF2 लिख दिया, SiO2 और CH3F और CH3Cl। अगर इन कंपाउंड में आपको कंपेयर करने आ गया कि कौन सा कंपाउंड आपका पोलर और कौन सा नॉन पोलर है, तो इससे ज़्यादा कुछ बताने वाले नहीं हैं हम। ठीक है, तो आपको पता होगा। चलो चलते हैं टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम होता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट पर आते हैं। जैसे अभी तक आप लोग क्या करते थे कि जो डाइपोल मोमेंट होता था, जैसे आपको पता होगा कि कौन सा कंपाउंड पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, तो आप प्लस माइनस चार्ज को देख के आप बता देते थे कि कौन सा आपका पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। लेकिन यह बताने का सही तरीका नहीं होता है। तो आप क्या बोलोगे कि यह जो डाइपोल मोमेंट होता है, ये जो डाइपोल मोमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड, किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर कितना परसेंट होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, किसमें, डाइपोल मोमेंट में। जैसे इसके पहले आपने टॉपिक पढ़ा था फजान रूल। कौन सा रूल पढ़े थे? फजान्स रूल। और फजान्स रूल में आपने क्या पढ़ा था? फजान्स रूल में जस्ट इसका अपोजिट पढ़ा था कि किसी भी आयनिक कैरेक्टर में, किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज हमको पढ़ना क्या है? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड, फजान रूल का जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे टाइम वेस्ट न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। अब ये जो आपका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होगा, इसको कर लेते हैं पॉइंट नंबर, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट में पॉइंट नंबर फर्स्ट होगा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड। और दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। मतलब किसी भी कंपाउंड का पोलर और नॉन पोलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं। समझ में आया इतना? अब इसके बाद, अच्छा क्लियरली दिख रहा है? ठीक है, बता दिया करिए जैसे आपको समस्या हो। ठीक है, तो चलते हैं फिर से एक बार बता देते हैं आपको, यहां से बताना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, पहला जो मैंने पॉइंट बताया उसका नाम क्या था? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड, इन कोवैलेंट कंपाउंड। और दूसरा मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। मतलब किसी पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई? डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट
डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और आपको पता होगा कि यह जो डाइपोल मोमेंट होता है ना भाई, ध्यान देना कि यह जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको हम लोग पी नॉट या सॉरी पी वेक्टर और म्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी वेक्टर और म्यू वेक्टर। और पी वेक्टर और जो म्यू वेक्टर होता है, आप लिख लेते हैं पी वेक्टर और म्यू वेक्टर इक्वल टू हो जाता है इसका फॉर्मूला क्यू मल्टीप्लाई बी। क्यू का मतलब हो जाता है चार्ज एंड डी फॉर द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसके बाद आगे लिखते हैं हम लोग इट्स डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हायर या टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि ये जो डाइपोल मोमेंट होता है इसका जो डायरेक्शन होता है वह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से किसकी तरफ होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के पास। ठीक है, यानी कि इस टाइप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब इसके बाद अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूले को फिर से कर देते हैं। म्यू वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर मल्टीप्लाई डी वेक्टर। ठीक है, म्यू वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर मल्टीप्लाई डी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्यू वेक्टर होता क्या है सुन लो इसके बारे में। अब ये जो आपका क्यू वेक्टर होता है, एक मिनट, हाँ गलती हो रही है, यह जो आपका चार्ज, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि वेयर या एक बना लें, ये जो आपका क्यू होता है उसको बोला जाता है कि चार्ज ऑन वेक्टर हटा दें, चार्ज ऑन एनी एटम, चार्ज ऑन एनी एटम। और डी क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बिटवीन दिख रहा है ना, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एटम, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एटम। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एटम। और म्यू वेक्टर को आप जानते ही हो, ये जो म्यू वेक्टर होगा उसको डाइपोल मोमेंट कहेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद आगे की जो टॉपिक है उस पर आ जाता है नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट, अगर नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ से म्यू नेट की वैल्यू अगर जीरो होती है, ध्यान देना, अगर म्यू नेट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वह जो आपका कंपाउंड होगा वो कैसा होगा भैया, नॉन पोलर होगा। कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। अगर म्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होती तो कंपाउंड कैसा होगा, पोलर होगा। ठीक है, यह ध्यान देना। आया समझ में? फिर से सुनो, मैंने क्या बोला कि डाइपोल मोमेंट जो होता है, किसी भी कंपाउंड को देख के आप नहीं बता सकते कि यह कैसा आपका डाइपोल मोमेंट है या डाइपोल मोमेंट सॉरी यह पोलर है या नॉन पोलर है। तो इसके लिए हमको इतना पूरा सॉल्व करना होगा, यानी कि बोला जाएगा कि ये जो डाइपोल मोमेंट होता है यह किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर बताता है। और इसके पहले हमने रूल पढ़ा था जिसका नाम था फजान रूल, और फजान रूल में क्या बोला था कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है क्या, डाइपोल मोमेंट हो जाता है। फिर इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड, यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, उसको रिप्रेजेंट करेगा कौन, डाइपोल मोमेंट। फिर इसके बाद मैंने बोला कि ये जो डाइपोल मोमेंट होता है,
डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बोला गया कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वह एक प्रकार की सदिश राशि होती है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद बोला गया इट रिप्रेजेंटेड बाय पी वेक्टर और म्यू वेक्टर, मतलब कि यह जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है इसको पी वेक्टर या म्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है क्यू मल्टीप्लाई डी होता है। तो क्यू का मतलब हो जाता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यू के बारे में, चार्ज ऑन एनी एटम, और डी का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एटम्स, ठीक है। और बोला जाएगा कि यह जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट अगर आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा, अगर डायरेक्शन है तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा उसके बारे में मैंने बताया कि जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वह लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मॉलिक्यूल्स या एटम्स के तरफ होता है। फिर इसके बाद मैंने बोला कि यह जो आपका म्यू वेक्टर होता है वो क्या होता है, आपका क्यू मल्टीप्लाई डी होता है। क्यू का मतलब चार्ज ऑन एनी एटम, डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एटम्स, मतलब दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और दो एटम्स का किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का जो चार्ज होगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अगर जीरो होती है तो वह जो आपका कंपाउंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर। अगर नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होती तो ऐसे कंपाउंड हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। अब इसके यूनिट के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे कि यह जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है इसका यूनिट क्या होता है। तो आपको पता होगा, अभी तक तो आप यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा, मीटर हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का। तो गुलाम मीटर न बोल के हम लोग क्या केमिस्ट्री में जब आते हैं तो इसको बोल देते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका जो यूनिट होता है वह डिवाई होता है। कितना होता है भैया, डिवाई, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डिवाई कहते हैं इसको, ठीक है। आया समझ में इतना, कोई समस्या यहाँ तक? अब चलते हैं आगे, हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए भाई, इतना तो आपको सब समरी समझ में आ गया कि यह डाइपोल मोमेंट होता क्या है, डाइपोल मोमेंट की समरी क्या होती है। अभी मैंने बोला कि यह जो डाइपोल मोमेंट होता है इसका जो डायरेक्शन होता है वह लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से लेकर कहाँ तक किधर होता है भैया, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ होता है, यही मैंने बताया। और एक चीज़ जानते रहिएगा कि यह जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वह एटम से कहाँ होता है, एटम से लोन पेयर की तरफ होता है। एटम से किसकी तरफ, लोन पेयर की तरफ होता है। आया समझ में, मतलब इस टाइप में, यहाँ पे इस टाइप में बना दीजिएगा, ये लोन पेयर हो जाएगा, मतलब इधर से कहाँ हो जाएगा पूरा, एटम से लोन पेयर की तरफ। आया समझ में, यह हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाता है। फिर इसके बाद हम आपको बता दें कि जैसे कैसे आप पहचानोगे कि म्यू नेट की वैल्यू जीरो हो रही है और कैसे पहचानोगे कि म्यू नेट की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है। तो अगर मैं आपको कंपाउंड एक दे दूं और बोलूं कि बताइए HCl मॉलिक्यूल, आपको पता है कि ये जो आपका HCl मॉलिक्यूल है इसमें जो आपका Cl होता है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे ये जो आपका हाइड्रोजन होगा ये क्या होगा, आपका लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स हो जाएगा। और यह जो आपका Cl होगा ये क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स हो जाएगा। आया समझ में। तो आपको पता है कि मैंने अभी बोला कि जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वह लेस से किस तरफ होता है, लेस से होता है मोर की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स की तरफ। तो अब जब आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, वह तो आपके बात की बात है। तो जब यह अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है तो इसके ऊपर पार्शियली क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। तो आप देखेंगे इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो इसका जो म्यू नेट आएगा, इसका जो म्यू नेट आएगा उसका मान जीरो के बराबर नहीं होगा। तो जब इसका म्यू नेट जीरो के बराबर नहीं होगा तो ये कंपाउंड कैसा पढ़ा जाएगा, पोलर पढ़ा जाएगा। मतलब ये HCl मॉलिक्यूल इज ए पोलर, ठीक है। आया समझ में इतना। अगर मैं लिख दूं CO2 के लिए तो CO2 के लिए भी बता दूं आपको क्या होता है, CO2 मॉलिक्यूल्स। तो जो CO2 मॉलिक्यूल्स होता है उसके बारे में अगर देखेंगे तो आपको पता है कि ये जो CO2 मॉलिक्यूल्स है, CO2 मॉलिक्यूल्स, तो आपको पता है कि ये जो CO2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे जो C होगा वो सेंट्रल एटम होगा और ये जो आपका दो ऑक्सीजन इस टाइप में लगे रहेंगे। आया समझ में। और आपको पता है कि यह जो आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, तो आप बोलेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है। तो यह आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। और यह भी कैसा होगा आपका, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स होगा। समझ में आई मेरी बात। ऑक्सीजन दोनों क्या हो गए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गए। और यह जो आपका कार्बन होगा ये कैसा होगा आपका,
यहाँ पे लिख देते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। कार्बन कैसा होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपको पता है कि इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? लेस से कहाँ तक होता है आपका? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है। तो अब यहाँ से देखो, इसके लिए जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ से किस तरफ होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ होगा। तो जब दोनों का डाइपोल मोमेंट निकालेंगे ना, तो दोनों का जो डाइपोल मोमेंट आएगा उसका इसका जो म्यू नेट आएगा टोटल, यानी कि टोटल डाइपोल मोमेंट जो आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। जब 0 के बराबर हो जाएगा तो ये कंपाउंड कैसा पड़ा जाएगा? नॉन पोलर। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? इस टाइप में हम लोग कर लेते हैं। और मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं। अगर मैं आपको दे दूं कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में नंबर 1 जो आपका होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और मैं दे दूं जैसे आपका होमो एटॉमिक का मतलब हो गया H2, Cl2, F2 और हो जाएगा Br2, F2 और दे दिया Br2। और मैं पूछ दूं कि बताओ यह जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे आपके पोलर है या नॉन पोलर है, तो कैसे निकालोगे? तो आपको पता है कि यह जो आपका H2 है इसको इस टाइप में लिखा जा सकता है, Cl2 को इस टाइप में लिखा जा सकता है, F2 को इस टाइप में लिखा जा सकता है। तो बताओ यहाँ पे Br को भी तो हम लोग इस टाइप में लिख सकते हैं। अब आप कैसे पहचानोगे? आप कहोगे कि यह जो आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होती है तो उसका जो म्यू नेट आता है वो हमेशा कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। और जब म्यू नेट की वैल्यू जब 0 हो जाती है तो वो कंपाउंड कैसा हो जाता है? नॉन पोलर हो जाता है। कैसा हो जाता है भैया? नॉन पोलर हो जाता है। यानी कि H2, Cl2, F2, Br2 ये सब कैसे आपके कंपाउंड होंगे, कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे? तो आप क्या बोलोगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। आया समझ में मेरी बात? आया नहीं? यानी कि यहाँ पे आपको पता है कि जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कोई डिफरेंस है नहीं है, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे म्यू नेट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। नहीं आ रहा समझ में? देखो फिर से एक बार, अब यहाँ पे क्या हो गया? मान लो कि यहाँ पे यह जो आपका H होगा वो क्या हो गया आपका? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मान लो या लेस मोर मान लेते हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। और यह क्या हो गया आपका? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। तो जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और यानी कि कह सकते हैं कि जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है, इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, यानी कि कह सकते हैं, सॉरी ये तो अपने मन से मैंने बना दिया ना कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस आता है हमेशा वह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर 0 आ जाता है म्यू नेट की वैल्यू तो वह जो आपका कंपाउंड होगा वह कैसा पड़ा जाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पड़ा जाएगा। यानी कह सकते हैं कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज नॉन पोलर। लिख लो यहीं पे, कहीं पे लिख लो, होमो एटॉमिक molecules are always 0। होमो एटॉमिक का मतलब कि यानी कि जो आपका एटम्स होंगे वो क्या होंगे? दोनों सेम होंगे। जैसे H2 हो गया तो 2 H, Cl2 मैंने लिख दिया तो 2 Cl। अगर दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर यहाँ पे यह जो आपका H रहता है, एक कोई मान लो Cl रहता है, जैसे HCl हो गया तो वो आपका होमो नहीं पढ़ा जाएगा, उसको क्या पढ़ा जाएगा? हेट्रो एटॉमिक पढ़ा जाएगा। कर लीजिए इसको, फिर हम इसके बाद आपको बताते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। चले आगे, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हेडिंग बना। यहाँ पे होमो था, अब क्या बन जाएगा? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो, और आपको पता है कि हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। और एटॉमिक का मतलब एटम। अगर दो अलग अलग प्रकार के एटम्स होते हैं तो उसको क्या पढ़ा जाता है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पढ़ा जाता है। जैसे मैं दे दिया नंबर 1 H सिंगल बॉन्ड F, और दूसरा दे दिया H सिंगल बॉन्ड Cl, तीसरा मैं दे दिया कि बताओ H सिंगल बॉन्ड Br, और नंबर 4 मैंने दे दिया H सिंगल बॉन्ड I। और मैं पूछ दूं कि बताओ कि किसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, और किसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा? तो आपको पता होना चाहिए भाई कि यह जो आपका F होता है, F क्या होता है? आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है। यह क्या हो जाएगा? आपका लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं? लेस से मोर की तरफ ऐसे जाता है ना, लेस से किसकी तरफ? मोर की तरफ। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे
म्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के, क्योंकि इसमें क्या आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो सेम कंडीशन इसके लिए भी होगा, सेम कंडीशन इसके लिए भी होगा, सेम कंडीशन चौथे वाले के लिए भी होगा। यानी कि हमेशा आप जानते रहोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन की तुलना में जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और हाइड्रोजन की अपेक्षा जो आपके हैलोजेंस होते हैं, हाइड्रोजन की अपेक्षा जो आपके हैलोजेंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है यानी कि म्यू नॉट की वैल्यू जो होगी, म्यू नेट की वैल्यू जो होगी वह 0 के बराबर नहीं होगी। जब 0 के बराबर नहीं होगी तो यह जो कंपाउंड होगा वह कैसा हो जाएगा, आपका पोलर हो जाएगा। यानी कि यह सब तो कंपाउंड आपके कैसे हो गए, पोलर हो गए। और अगर इसका ऑर्डर पूछेगा तो आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है भाई बताओ, घटता है। आपको मैंने बताया होगा, बार बार मैंने बताया होगा कि पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ जाता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा यानी कि यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी सबसे, यानी कि पहला वाला सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट शो करेगा। या कह सकते हैं कि जो पहला वाला होगा वह सबसे ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा, और दूसरा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट, ग्रेटर देन सेकेंड, ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन फोर्थ। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कोई आपका पोलर होता है तो आपका HF होगा, और सबसे कम जो होगा वो क्या होगा, आपका HI हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में मेरी बात। इसका मतलब हो जाएगा, आप यह भी कह सकते हो कि heteroatomic molecules is always heteroatomic molecules is always क्या हो जाएगा, पोलर। मतलब अगर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है तो हमेशा कौन सा नेचर शो करेगा, पोलर नेचर शो करता है। ठीक है, फिर समस्या तो नहीं हो रही भाई, ठीक है, कर लिए। अब इसके बाद आगे टॉपिक पर आते हैं। जब आपको हेटेरो मिल गया, डाई में तो आपका 2 मिल गया, डाई का मतलब आपको उसमें मिल गया आपका मोनोएटॉमिक मिल गया, मोनोएटॉमिक और दूसरा मिल गया आपका हेटेरोएटॉमिक। अब तीसरा अगर हम आपको बताएं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होता है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ध्यान देना इसमें, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जैसे अगर इस टाइप का होगा, मतलब ये लिख लेते हैं टाइप AB2 टाइप का, AB2 टाइप यानी जैसे लिख दिया मैंने BeCl2 लिख दिया, CO2 लिख दिया और C2H2 लिख दिया। ठीक है, C2H2 लिख दिया। तो आपको पता होगा कि अगर इस टाइप का होगा वो जो आपका कंपाउंड होगा, वो जो आपका मॉलिक्यूल्स होगा वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, और ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। तो लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन, इफ polyatomic molecules is symmetric and surrounding atoms are same। यानी कि कहने का मतलब क्या था कि अगर कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है और वो कैसा है, आपका सिमेट्रिक है, और किसी भी एटम के चारों तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, आपके सेम है, सेम एटम से घिरा हुआ मॉलिक्यूल्स है, तब उसके लिए म्यू नेट की जो वैल्यू आएगी वह 0 के बराबर नहीं, सॉरी 0 के बराबर हो जाएगी। और जब 0 के बराबर हो जाएगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, नॉन पोलर बोल देंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, नॉन पोलर बोल देंगे। आया समझ में मेरी बात, ठीक है। बट नो लोन पेयर, मतलब इसके पास क्या नहीं होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ एटम्स नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिख दिया BeCl2 एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिख दिया, और आपको बोल दिया कि यहाँ पे Be हो गया, यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पे Cl हो गया, और आपको पता है कि यह जो Be होता है, Be के पास कोई आपका लोन पेयर ऑफ एटम है, तो आप बोलेंगे कि नहीं है Be के पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, म्यू नेट की वैल्यू हमेशा कितनी हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी और म्यू नेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो कंपाउंड को क्या पढ़ा जाएगा, नॉन पोलर पढ़ा जाएगा। ध्यान देना। अब ऐसा नहीं करिएगा कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा आपका, ये आपका कंपाउंड कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। लेकिन ये कंपाउंड होगा क्या रहा है आपका, नॉन पोलर हो रहा है, क्योंकि बोला गया कि अगर कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है और वह कैसा आपका सिमेट्रिक है और उसके चारों तरफ जो समान प्रकार के, अगर समान प्रकार के कोई आपके एटम्स जुड़े हैं तो वह कंपाउंड हमेशा कैसा होगा, म्यू नेट की वैल्यू उसके लिए जीरो होगी। अगर जीरो हो जाएंगे तो ऐसे कंपाउंड को नॉन पोलर बोलेंगे। और ध्यान देना उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं लिख दिया CO2 तो आपको मैंने अभी CO2 का एग्जाम्पल भी बता दिया था कि ये जो आपका CO2 होता है, CO2 के लिए जो म्यू नेट की वैल्यू होती है वह क्या होती है, जीरो हो जाती है और ये कंपाउंड कैसा पढ़ा जाता है, नॉन पोलर पढ़ा जाता है। सेम कंडीशन C2 के लिए जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस टाइप में हो जाएगा। C2H2 के लिए जब C2H2 के लिए करेंगे तो इसके लिए भी म्यू नेट की वैल्यू आएगी जीरो, और जब म्यू नेट की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, नॉन पोलर पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये समस्या नहीं। चलते हैं आगे। मतलब इसके लिए भी म्यू नेट की वैल्यू जीरो और इसके लिए भी म्यू नेट की वैल्यू जीरो, और जिसके लिए म्यू नेट की वैल्यू जीरो वह कंपाउंड आपका कैसा होगा, वह मॉलिक्यूल्स कैसा होगा आपका, बोलेंगे कि नॉन पोलर। ठीक है, अगर ये जो आपका टाइप AB2 टाइप का था, अगर मैं टाइप में चेंज कर दूं AB3 टाइप बना दूं इसका, AB3 टाइप अगर कर दूं यहाँ पे, तो ध्यान देना मेरी बात, लिखेंगे टाइप में AB3 टाइप का। ठीक है, अब AB3 टाइप में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे लिख दिया BF3। ठीक है, तो अगर देखने के बाद आप बोलते हो जैसे कि प्लस माइनस पे अगर आप लोग डिस्कस करते हो तो कहते हो कि जो BF3 मॉलिक्यूल है वो कैसा होगा आपका, कैसा होता है, पोलर होता है। लेकिन यह होता क्या आपका, नॉन पोलर होता है। और मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये जो आपका BF3 यानी कि AB3 टाइप का अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो वह कैसा होगा आपका, नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है, आया समझ में मेरी बात, कोई दिक्कत? BF3। ठीक है, आया समझ में। और ये लिख दीजिएगा कि यहाँ पे म्यू नेट की जो वैल्यू आएगी वह क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी और कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से। और टाइप नंबर में लिख देता हूँ AB4 टाइप वाला, टाइप AB4 वाला। टाइप AB4 जो आएगा आपका, जैसे मैंने लिख दिया CCl4 लिख दिया, CH4 लिख दिया, SiF4 लिख दिया। तो SiF4 अगर इस टाइप के अंदर कोई कंपाउंड होते हैं तो उसके लिए जो म्यू नेट आएगा, म्यू नेट की वैल्यू जो होगी वह जीरो हो जाएगी और ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। सॉरी, म्यू नेट की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। यानी कि यह जो आपका CCl4 है, या CH4 है, या SiF4 है, यह भी आपका कैसा आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं लिख दूं AB5 टाइप का, दिख रहा है ना सबको, नीचे लिख रहे हैं, दिख रहा है ना, AB5। अगर AB5 टाइप का, यहाँ पे 5 लिख दूं थोड़ा सा इज्जत से, AB5 अगर AB5 जैसे मैंने लिख दिया PCl5, PI5, तो यह जो आपका मॉलिक्यूल्स होगा यह कैसा होगा, तो आप बोलेंगे इसके लिए भी म्यू नेट की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और म्यू नेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यह कंपाउंड आपका कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए, जल्दी से करिए, जल्दी से नोट करिए भाई। नोट करिए, एक आध एग्जांपल और दे दें आपको। जैसे मैं कुछ कंपाउंड लिख देता हूं, ClCl, ए मान लो इसको, Cl लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया C। और अगला मैं कर दूं ठीक है, और इसको मान लिया B और इसको मान लिया C। और मैं बोलूँ कि बताओ सबसे ज़्यादा किसके पास पोलर प्रॉपर्टीज है, तो पोलर प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा किसमें होगी, A में। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो आपका आर्थो होता है, ध्यान देना, आर्थो के पास सबसे ज़्यादा पोलर का गुण पाया जाता है, फिर उसके बाद होता है आर्थो के बाद मेटा,
फिर उसके बाद आता है पैरा। आपको पता है कि 1 और 2 पोजीशन पर अगर कोई भी समूह जुड़ा रहता है तो उसको आर्थो पढ़ते हैं, 1 और 3 पर अगर जुड़ा रहता है तो उसको मेटा पढ़ते हैं, और 1 और 4 पर रहता है पैरा। तो देखने के बाद ही आपको समझ में आ गया कि ए में सबसे ज़्यादा, फिर बी में, फिर किस में आएगा, सी में आएगा। ठीक है, कर लीजिए इसको, नोट करिए भाई, जल्दी से प्रयास करिए। और आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा लैटिस एनर्जी क्या होता है, और आप क्लास में बड़ी ही शांतिपूर्ण से बैठा रहा करिए, और जितना आपको बताया जाता है आप लोग उतना किया करिए, और जहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दिया करिए। हमेशा जब भी आप क्लास में बैठा करिए तो रफ और पेन लेके जरूर बैठा करिए। रफ और पेन लेकर बैठेंगे तो आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे।